बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। लेट अस स्टार्ट। कंप्यूटर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर होता क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्म। यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है इन द बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म का मतलब है 0 and 1 की फॉर्म में। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। ये डेटा को स्टोर भी कर सकता है, उसको रिट्रीव भी कर सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है। इट कैन डू बोथ ऑफ द कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, हैंस कॉल्ड कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर इस वजह से भी कहा जाता है कि ये कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग यानी डिसीजन मेकिंग दोनों काम करता है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 एंड 5 > 1 इज़ ट्रू। ये दोनों काम कंप्यूटर आपका कर सकता है। जहाँ तक कैलकुलेटर का ताल्लुक है, कैलकुलेटर इज़ ओनली मेंट फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। कैलकुलेटर सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि 2 + 2 = 4। अगर आप इससे पूछेंगे कि 5 > 1 इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो ये आपको आंसर नहीं दे सकता। कंप्यूटर कैन डू द वर्क ऑफ द कैलकुलेटर, बट कैलकुलेटर कैन नॉट डू द वर्क ऑफ computer. So this is the basic difference between computer and calculator. Moreover, we can also say that a calculator can be used as a part of computing system. Okay, we move to our next step. Yeah, let us simplify it. This is a diagrammatic demonstration of computing system. A computer is a device that takes the input, processes it and gives the output. यानी कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप इनपुट डेटा देते हैं, ये उस डेटा को प्रोसेस करता है और आपको उस डेटा के बारे में आउटपुट देता है। ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है इनपुट। इनपुट रेफर्स टू द डेटा और इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंट टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यानी इनपुट से मुराद वो डेटा होता है जो आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, और ये थ्रू इनपुट डिवाइसेस होता है। इनपुट डिवाइसेस में मोस्ट कॉमनली यूज़ आपके कीबोर्ड और माउस हैं। इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, स्पेशल सेंसर्स हैं, सेंसर ओरिएंटेड डिवाइसेस जैसे कि टच स्क्रीन है, टच पैड है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इन इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं। अब क्या करता है कंप्यूटर? उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग। सेकंड हमारे पास है ऑपरेशन प्रोसेसिंग। टू मैनिपुलेट द डेटा और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एज एन इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी वो डेटा जो इनपुट किया गया होता है उसकी मैनिपुलेशन और उसकी प्रोसेसिंग, इसको हम उस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, उसको हम क्या कहते हैं? ये काम प्रोसेसर को होता है, और इस डेटा मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी जो डेटा आप इनपुट करते हैं उस डेटा की मैनिपुलेशन होती है, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। आउटपुट वो प्रोसेस डेटा होता है, यानी जो डेटा आप इनपुट करते हैं और उस डेटा को जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको आउटपुट की सूरत में आपको दिया जाता है। इस पर्पज़ के लिए आउटपुट डिवाइसेज इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेज जो आपके लिए हैं वो आपका मॉनिटर है और प्रिंटर है। प्रिंटर को हार्ड कॉपी डिवाइस कहा जाता है क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी आपको आउटपुट देता है, और प्रिंटर को सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कहा जाता है क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी आपको आउटपुट देता है। नेक्स्ट हमारे पास है बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? बूट का मानी होता है स्टार्ट होना। बूट सीक्वेंस हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। व्हेन द पावर इज टर्न ऑन देन इट गोज टू द रोम। ध्यान में रखें, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है टेम्पररी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी को रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये उस वक्त तक ऑन होती है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, और जो ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है रैम आपकी बिल्कुल एम्प्टी हो जाती है, क्लीन हो जाती है। लेकिन जहाँ तक रोम का ताल्लुक है, रोम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मुस्तकिल रहती हैं, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो या ऑन हो। इसलिए जो ही आप पावर को ऑन करते हैं, अब मैं बूट सीक्वेंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो ही आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, सबसे पहले पावर रोम में जाती है, और जब रोम में पावर चली जाती है, फ्रॉम रोम अ फर्मवेयर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड विच इज़ कॉल्ड बायोस। एक प्रोग्राम होता है जो कि सॉफ्टवेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। याद रखें, फर्मवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर की शक्ल में होता है, और ये प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट किया जाता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो है वो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम का एब्रीविएशन है। बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम का क्या काम होता है? जो ही ये प्रोग्राम रोम में लोड होता है, व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड देन इट चेक्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द सिस्टम। जो ही ये बायोस का प्रोग्राम आपकी रैम में लोड होता है, यानी मेमोरी में लोड होता है,
उस वक्त ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उनको चेक करना शुरू कर देता है। आप देखते हैं कि जब आप प्रोसेसर में पावर का बटन ऑन करते हैं तो फ़ौरन आपके कीबोर्ड के ऊपर लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाती हैं और आपके माउस की भी लाइट ऑन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये चेक कर रहा होता है, और अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ निकाल दें, इफ़ द डिवाइस इज़ नॉट फाउंड, अगर कोई डिवाइस ना हो, यानी आप कोई डिवाइस इंटेंशनली भी निकाल दें, देन वी आर प्रॉम्प्ट विद एन एरर मैसेज ऑन द स्क्रीन दैट द पर्टिकुलर डिवाइस इज़ नॉट अटैच्ड और नॉट फाउंड। अगर आप कीबोर्ड या माउस को निकाल दें या किसी भी डिवाइस को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में से, तो वो फ़ौरन आपको स्क्रीन पे मैसेज देगा कि फ़लाँ इनपुट या आउटपुट डिवाइस आपका कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं, ये है बूट रूटीन ऑन 0 and 1 सेक्टर। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये हार्ड डिस्क की इंटरनल स्ट्रक्चर है। हार्ड डिस्क अंदर से एक सिलेंडर की शक्ल की होती है और इसमें सर्कल्स होते हैं। हर सर्कल को ट्रैक कहा जाता है और उस ट्रैक को पाई शेप्ड हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हर पाई शेप्ड हिस्से को सेक्टर कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं येलो कलर के सर्कल हैं, ये सेक्टर हैं, ये ट्रैक्स हैं। जो येलो कलर के सेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रैक्स हैं, और जो रेड कलर का आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये पाई शेप्ड हिस्सा, इसको सेक्टर कहते हैं। जो पहले 2 सेक्टर होते हैं उनको 0 और 1 कहते हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क में सी ड्राइव पर जहाँ पर आप विंडो इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर बूट रूटीन्स होती हैं। तो ये रोम क्या करता है, बायोस क्या करता है, जब बायोस लोड हो जाता है रोम से, द बायोस देन लोड्स, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करने के बाद बायोस की ये जिम्मेदारी होती है, ये कहता है कि बायोस देन लोड्स द बूट रूटीन फ्राम 0 and 1 सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। तो बायोस की ये जिम्मेदारी होती है आफ्टर चेकिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कि वो 0 and 1 सेक्टर से बूट रूटीन को डाउनलोड करता है और रैम में लोड करता है। बूट रूटीन इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम नेसेसरी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लोड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एग्जीक्यूट द विंडोज़। यानी इस बूट रूटीन क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। ये बात आप ध्यान में रखें। मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ कि बायोस जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक कर लेता है उसके बाद ये 0 and 1 सेक्टर पे जाके बूट रूटीन को क्या करता है, लोड करता है रैम के अंदर। बूट रूटीन होती क्या है, बूट रूटीन क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। जब ये रैम में लोड हो जाता है तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है वेलकम, और साथ में सायरन भी बजता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी विंडोज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। लेट मी आस्क यू व्हाई वी फॉर्मेट द हार्ड डिस्क। हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट क्यों करते हैं? ये सवाल अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे पूछा जाएगा और क्वेश्चनियर्स में भी आता है कि हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट क्यों करते हैं। आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ये जवाब देना है कि हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट इसलिए करते हैं ताकि हम उसके ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर बनाएं। याद रखें, जब तक आपने हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रैक और सेक्टर्स नहीं बनाए आप उसके ऊपर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए चूँकि हार्ड डिस्क का बेसिक पर्पज़ स्टोरेज ऑफ डेटा होता है, टू स्टोर द डेटा यू मस्ट हैव टू फॉर्मेट द हार्ड डिस्क टू मेक द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। व्हाट इज़ सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये देखें, ये पिछली डिस्कशन से मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोगों को बात अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। यहाँ वो पूछ रहा है कि वो क्या चीज़ ज़रूरी है किसी प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस बात का जवाब ये है कि किसी भी प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो, सक्सेसफुली लोड हो। अगर कोई प्रोग्राम रैम में सक्सेसफुली लोड नहीं होता तो वो प्रोग्राम नहीं चल सकेगा, चाहे वो विंडो ही क्यों ना हो। आप ऐसा करें कि कंप्यूटर सिस्टम को खोलकर रैम निकाल दें और उसके बाद आप कंप्यूटर को ऑन करें तो आपको टू 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 की बीप सुनाई देगी, जिसका और रेड कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, जिसका क्लियर मतलब हो जाएगा कि आपकी रैम मिसिंग है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपके लिए रैम का फंक्शनल होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम। डिमॉन्स्ट्रेट कौन सी चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बात ध्यान में रखें, प्रोसेसर जो होता है उसका काम प्रोसेसिंग होती है। इट इज़ ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। अगर प्रोसेसर नहीं है तो ना ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर हार्डवेयर है। प्रोसेसर अगर नहीं है तो कुछ भी काम नहीं कर सकता। इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी होता तब भी आपको इंस्टॉलेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं वो आपको प्रोसेसर दे रहा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है और ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेसर फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट इज़ अ कम्प्लेक्स सूट ऑफ प्रोग्राम एंड इट प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर देयर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो दूसरे तमाम तर प्रोग्राम्स हैं उनको बेस प्रोवाइड करता है फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिपेंडेंट अपॉन प्रोसेसर, processor is independent of all. As far as all other application and system softwares are concerned, they are basically dependent upon operating system.
ठीक है, और इनडायरेक्टली ये तमाम तर प्रोसेसर पे डिपेंडेंट होते हैं। हम आगे चलते हैं, प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर वो ज़रा इसकी वजाहत करेगा। एन इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट प्रोसेस डेटा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 1 इंच स्क्वायर इन साइज एंड कैन एग्जीक्यूट द बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये 1 इंच स्क्वायर पर देखें, कोर i7 के प्रोसेसर का डायग्राम दिया गया है। ये कोर i7 इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये 1 इंच स्क्वायर पे मुश्तमिल होता है और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये परफॉर्म कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी प्रोसेसर को आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर इज़ अ हार्डवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स सूट ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कम्प्लेक्स सूट होता है सॉफ्टवेयर्स का, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको आपस में कंबाइन किया जाता है और ये क्या करता है, ये दूसरे प्रोग्राम्स के लिए बेस प्रोवाइड करता है फॉर देयर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। इट मीन्स ऑल अदर प्रोग्राम्स आर डिपेंडेंट अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैं ये पहले बता चुका हूँ कि तमाम तर प्रोग्राम जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। उनका अगर मीडिया प्लेयर चलाना चाहते हैं, आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, आप MS वर्ड में ऑफिस में काम करना चाहते हैं, आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मीन्स प्रोसेसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर वो आपको की पॉइंट्स में वजाहत दे रहा है। इट मीन्स प्रोसेसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर स्टिल वर्क्स। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी होता तो प्रोसेसर काम कर रहा होता है। इट गिव्स यू इंस्ट्रक्शन टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायर टू द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने से प्रायर आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेसर की बात हो रही है। वंस ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, एक दफ़ा जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, यू कैन एग्जीक्यूट अदर प्रोग्राम्स। आप दूसरे प्रोग्राम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको कह दिया, आप वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, आप मीडिया प्लेयर चलाना चाहते हैं, आप MS ऑफिस इंस्टॉल करके कोई काम ऑफिस का काम करना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो दूसरे तमाम तर प्रोग्राम्स की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। बट इफ़ देयर इज़ नो प्रोसेसर यू कैन नॉट इवन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर प्रोसेसर ही नहीं है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम नहीं करेगा, आप इवन उसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी से दैट प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। आगे हम चलते हैं, प्रोग्राम एंड रैम। अब मैं आपको रोशनी थोड़ी सी डालता हूँ कि प्रोग्राम क्या होता है और रैम क्या होता है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। रैम इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ एक्टिव all the time till the computer is shut down, means it keeps the data until shut down। अब रैम क्या होती है, ये टेम्पररी मेमोरी होती है। मैं पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि रैम ऐसी मेमोरी होती है जो टेम्पररी होती है और इसमें डेटा उस वक्त तक मौजूद होता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है। जो ही आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है ये एम्प्टी हो जाती है। रोम कीप्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वेदर द कंप्यूटर इज ऑफ और ऑन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो परमानेंट होती हैं, चाहे कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, वो उसमें मौजूद रहती हैं। फॉर द सक्सेसफुल, अब रैम का किरदार क्या है यहाँ पर, चूंकि प्रोग्राम और रैम के ताल्लुक की बात हो रही है, तो ये थर्ड पॉइंट में वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रोग्राम दैट इट मस्ट बी लोडेड सक्सेसफुली इन द रैम। यानी इस बात में वो बताना चाहता है कि फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए, ये ज़रूरी है कि वो प्रोग्राम रैम में सक्सेसफुली लोड हो। जब वो रैम में सक्सेसफुली लोड हो जाएगा तभी वो एग्जीक्यूट हो सकता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। आगे हम चलते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है। ये होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर ये एक C लैंग्वेज का प्रोग्राम है, C++ का, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड canio.h। ये हेडर फाइल्स होती हैं जो आपने C++ के प्रोग्राम में मस्ट इंक्लूड करनी होती हैं। मेन सी आउट मोहम्मद वकास अली, गेट ch। और अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो इस मकसद के लिए बनाया गया है कि जब भी ये चले तो स्क्रीन पे प्रिंट आउट आए मोहम्मद वकास अली। तो इसी तरह ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई हैं ये प्रोग्राम है। इसको जब आप एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ले आएंगे तो ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा। आपकी जो विंडो 98 थी, विंडो 98 अगर आपको याद हो तो उसके अंदर 30 मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोडिंग थी। ये बात जहन में रखें कि विंडो 98 आजकल तो माशाल्लाह विंडोज़ 2000 XP और इससे ये तो बहुत पुरानी विंडोज़ हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 तक बात आ गई है। तो न जाने इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो इनके अंदर कितने मिलियंस बिलियंस की कोडिंग होगी आप अंदाज़ा करें, जबकि आपकी विंडो 98 में 13 मिलियन लाइन ऑफ कोडिंग इस्तेमाल हुई है। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने वकास अली का नाम प्रिंट करने के लिए लिखा है, इसके अंदर कम से कम 7 लाइनें हैं। तो इतने बड़ी विंडो के लाइंस का ज़रा आप सोचें, लाइंस ऑफ कोडिंग, यानी हर लाइन में कोडिंग है ना। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड canio.h, मेन
ये जो आपकी करली ब्रैकेट है, सी आउट एम वकास अली गेट सी एच, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ये सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। इस तरह जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसको प्रोग्राम कहा जाता है। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वो आपको बता रहे हैं कि विंडो 98 में 13 मिलियन लाइंस की कोडिंग थी, और इसी तरह एक प्रोग्राम बनता है और उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फॉर्म सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर की दो बड़ी टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऑल द सॉफ्टवेयर दैट आर बीइंग डिजाइंड एंड यूज्ड टू फैसिलिटेट द ह्यूमन बींग्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें इंटरटेनमेंट में वीडियो ऐप्स हैं, गेम्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, न्यूज़ हैं, वेदर ऐप्स हैं, एक्सेट्रा। इस तरह बिजनेस में बैंकिंग है, सिमुलेशन है, रियल वर्ल्ड सिमुलेशन है, फ्लाइट्स है, रेडार है, रोबोटिक्स हैं। ये तमाम तर क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को फंक्शनल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ। ये कंप्यूटर सिस्टम को ही सपोर्ट करने के लिए बनाए गए होते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास ड्राइवर आ जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां चीज़ का ड्राइवर नहीं है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करो। तो ये ड्राइवर क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डास जो है ये टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो आपकी विंडोज़ हैं ये ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये भी सिस्टम वो हैं एप्लीकेशंस में आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। लैंग्वेजेस में हमारे पास फिर ट्रांसलेटर है जो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेटर की फिर हमारे पास किसमें है, असम्बलर है। असम्बलर असम्बली लैंग्वेज को पर्टिकुलर ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होता था। इंटरप्रेटर जो था ये लीनियर जो लैंग्वेजेस थी जैसा कि कबोल है, पास्कल थी, इस तरह की पुराने ज़माने की लैंग्वेजेस जो 1985 में सी लैंग्वेज के इन्वेंशन से पहले ये इस्तेमाल होती थी, उनके लिए इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता था। कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता था। और कंपाइलर जो है वो एट द वंस होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी रखता था, चाहे वो प्रोग्राम 3 लाइनों का हो या 3 करोड़ लाइनों का हो। तो कंपाइलर में ये कैपेबिलिटी थी। ये सी जब सी की इन्वेंशन हुई थी, सी को जब इंट्रोड्यूस कराया गया था 1985 में, उस वक्त सी के लिए जो कंपाइलर इस्तेमाल होता था, जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता था, उसको कंपाइलर कहा जाता था। नेक्स्ट लैंग्वेजेस। अब हम आते हैं लैंग्वेजेस में कि लैंग्वेजेस क्या चीज़ होती हैं। व्हाट इज़ द लैंग्वेज इन जनरल। जनरली हम लैंग्वेज क्या कहते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हम जब आपस में बात करते हैं तो हम किसी न किसी ज़बान का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपस में उर्दू बोलते हैं तो हम उर्दू में एक दूसरे को मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह हम आपस में इंग्लिश बोलते हैं या हम पश्तो में बोलते हैं। तो हम किसी भी लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो लैंग्वेज इज़ द वे टू कम्युनिकेट और इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के साथ इंसानों की कम्युनिकेशन के लिए भी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं जिस लैंग्वेजेस को कंप्यूटर समझता है। इन तमाम तर कम्युनिकेशन जो लैंग्वेजेस हैं इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज और एक को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऊप मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट बेस्ड मीन जो जिसमें ये मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान में रखें कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। आगे इनको हम डिस्कस करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती थी? मशीन लैंग्वेज इज़ द लो लेवल लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। लो लेवल लैंग्वेजेस में जिस सबसे पहले मैंने मशीन लैंग्वेज की बात की थी, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो प्योर 0 and 1 की लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है। हम अगर किसी लैंग्वेज में काम भी करते हैं, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश में होती हैं, तो हम इंग्लिश में काम भी करते हैं तो उनके दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है जिसको कंपाइलर कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वो कंपाइलर आपकी इंग्लिश की तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को 0-1 में ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपका जो कैपिटल कैरेक्टर ए है उसकी डेसिमल वैल्यू 65 है, और इसके जो बाइनरी कोड होता है वो 100000010। इसी तरह जो कैरेक्टर ए है, स्मॉल लेटर है, उसकी डेसिमल वैल्यू 97 है, और इसके लिए जो डेसिमल कोड बनता है वो 100000110 है। तो इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7। ये 8 बिट्स होते हैं। तो अगर हम ये ए का कैपिटल ए का फार्मूला फिट करें तो 2 to the power 0 का बिट नीचे देखें, बिट 1 ऑन है, ये 1 का मतलब ऑन होता है, बाकी सारे 0 हैं। और 2 to the power 6 का भी 1 है, तो 2 to the power 6 को यानी कि 2 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 64। 2 multiply by 2 4, 4 multiply by 2 8, 8 multiply by 2 16, 16 multiply by 2 32, 32 multiply by 2
64 और चूंकि 2⁻0 का जवाब 1 आता है, उसके नीचे भी 1 है, यानी 1 का मतलब है ये ऑन है। तो यहाँ देखें एरो के आगे आपको नज़र आ रहा है 1 + 64, ये 65 ऊपर देखें 65 इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो स्क्रीन पे आपको कैपिटल ए नज़र आता है। एक्चुअली आपने तो कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस किया होता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को पीछे क्या जा रही होती हैं, 8 बिट्स जा रहे होते हैं, 100000010। तो मेरा कहने का मकसद, आपको बताने का मकसद ये है कि लो लेवल लैंग्वेजेस प्योर मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें प्योर मशीन लैंग्वेज होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है जो 0-1 पे बेस्ड होती है। ये 0-1 पे बेस्ड होती है और ये क्या करती है, ये जनाब अली इसको आप क्या करते हैं, कंप्यूटर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता, और ट्रांसलेटर इसको क्या करता है, अपने इसके ट्रांसलेटर इसको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके 0-1 में कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, और इसी तरह कंप्यूटर आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है। हम आगे चलते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस। अ मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अ सिंगल कैरेक्टर हैज़ 8 बिट्स ऑफ 0 and 1। मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। इसमें हर कैरेक्टर में 8 बिट्स होते थे 0 and 1 के। फॉर एग्जांपल, अगर आप लफ्ज़ वकास लिखना चाहते हैं और उस वकास में 5 कैरेक्टर हैं, जैसे कि WAQAS, तो हर कैरेक्टर के लिए आपको 8 बिट चाहिए, तो 5 कैरेक्टर्स के लिए आपको 40 बिट्स चाहिए ऑफ 0 and 1। तो ये बहुत मुश्किल था एक इंसान के लिए कि वो 40 बिट्स 0 and 1 के लिखे। इसलिए क्या किया गया कि उन्होंने असम्बली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। असम्बली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज में थी, ये 0-1 और इंग्लिश वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनी थी। इसको जनाब अली उन्होंने क्या किया कि इसको उन्होंने 0-1 के और इंग्लिश वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनाया, लेकिन ये स्टिल ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू द लैंग्वेजेस, एंड हैंस हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस। हियर इज़ द रिवोल्यूशन इन द कंप्यूटर साइंस। ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि चूंकि मशीन लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, इसके बाद जो असम्बली लैंग्वेज बनाई गई थी वो भी लो लेवल थी, वो भी इंसानों के लिए बहुत मुश्किल थी उसको ऑपरेट करना। तो इसीलिए फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस जब इंट्रोड्यूस कराई गई तो उनके साथ कंपाइलर था, ट्रांसलेटर था, जो कि आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप प्योर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि इंसान बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज समझना इंसानों के लिए कोई मसला नहीं है। इसलिए यही वजह है कि आज की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप क्या करते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप बात करते हैं कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर कंपाइलर के थ्रू उसको ट्रांसलेट करके 0-1 में खुद ही कन्वर्ट करके उसको समझ लेता है कि आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। प्रोसीजरल जो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, इसमें हमारे पास बेसिक और पास्कल है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आपके पास सी लैंग्वेज की एग्जांपल है, ये 1985 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये फंक्शन बेस्ड होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको ऊब भी कहते हैं, इसकी एग्जांपल C++ और जावा हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको बने बनाए दिए गए होते हैं, आपने सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करना होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसकी एग्जांपल VB.NET है, VB है, और ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस जितनी भी आजकल माशाल्लाह मॉडर्न लैंग्वेज आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क्स। अब हम थोड़ा सा नेटवर्क्स के ऊपर रोशनी डालते हैं कि ये नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्क, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो किसी कम्युनिकेशन लिंक के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, तो इसको नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क की हमारे पास जो किस्में हैं उसमें सबसे पहले लैन है, लैन विद इन बिल्डिंग होता है। उसके बाद हमारे पास मैन है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग और विद इन सिटी। और उसके बाद हमारे पास वैन है, वैन हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसकी कोई जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये क्रॉस द वर्ल्ड होता है, क्रॉस द ग्लोब होता है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है इंटरनेट एंड www। अब हम ज़रा इंटरनेट को डिस्कस करते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी www ये क्या चीज़ होती है। इंटर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। इंटरनेटवर्क स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। द इंटरनेट इज़ द ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट जो होता है ये बहुत बड़ा कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर फाउंड ऑन दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड इज़ कॉल्ड www। ये देखें, ये बड़ी कीमती और पॉइंट की बात है जो आपको आम इसमें नहीं मिलेगी। ये बात जहन नशीन करें। दी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये तमाम तरह वेब पेजेस जो आप गूगल के ऊपर सर्च करके आप इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस आप देखते हैं। दी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर फाउंड ऑन द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड इज़ कॉल्ड www। वो तमाम तरह वेब पेजेस जो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलते हैं, यानी ये जो कह रहे हैं ना कि नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड, इससे मुराद इंटरनेट है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि जब वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है।
तो इस नेटवर्क के ऊपर मौजूद वेब पेजेस को आप www कहते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ सिंपली कॉल्ड वेब, इसको आप वेब भी कहते हैं। ब्राउज़र यूजेज द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। ब्राउज़र का क्या काम होता है? ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और इसका काम इंटरनेट को एक्सेस करना होता है, या वेब को एक्सेस करना होता है या वेब पेजेस को एक्सेस करना होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग। जब आप वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं तो इसको ब्राउजिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि ब्राउजिंग और सर्फिंग में फ़र्क क्या है। सर्फिंग इज़ डन थ्रू द सर्च इंजन लाइक द गूगल, इट इज़ द ब्रॉड आस्पेक्ट ऑफ लुकिंग फॉर समथिंग, इट इज़ नॉट लिमिटेड। जब आप सर्फिंग करते हैं तो सर्फिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। जैसा कि आप गूगल में किसी चीज़ को आप सर्च करते हैं तो मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं और आप उन वेबसाइट्स के ऊपर आप ढूंढते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को, आपको उसका पर्टिकुलर एड्रेस पता नहीं होता। ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट है किसी चीज़ को ढूंढने का, इसको हम सर्फिंग कहते हैं। और ब्राउजिंग क्या होती है? ब्राउजिंग इज़ टारगेटेड ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट्स व्हेन द यूज़र नोज वेयर टू लुक एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जब आपको एग्जैक्टली इस बात का पता होता है कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि आपने पुलिस कमीशन की वेबसाइट पे जाना है, तो आप पर्टिकुलरली KPSC की वेबसाइट ओपन करते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, तो इसको आप ब्राउजिंग कहेंगे, ये सर्फिंग में नहीं आएगा। जबकि आप गूगल के ऊपर सर्च करके किसी चीज़ को ढूंढेंगे तो वो सर्फिंग में आएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज़ ब्राउज़र। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ब्राउज़र क्या है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब को या वेब पेजेस को www को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। डोमेन। अब हम डोमेन को ज़रा डिस्कस करते हैं। ये भी हम अक्सर सुनने में लफ्ज़ आता है कि डोमेन क्या होता है। ए वेबसाइट इज़ कॉल्ड डोमेन। कोई भी वेबसाइट जो आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपके इल्म में ये बात हो कि उसको डोमेन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं कि गूगल www.google.com, तो ये आपका क्या है? एक डोमेन है। डोमेन नेम हैज़ टू पार्ट्स, नेम जैसा कि गूगल एंड एक्सटेंशन लाइक .com। तो ये google.com आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। नो दिस वेबसाइट कैन बी फाउंड ऑन द वेब एंड नो वी कैन राइट। चूँकि ये वेबसाइट, ये डोमेन आपको इंटरनेट के ऊपर मिलता है, इसलिए हम इससे पहले www भी लिख देते हैं और ये हमारे पास बन जाता है www.google.com। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स फॉर द डेटा कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। यानी ये वही मैं इससे पहले प्रीवियस नेटवर्क्स के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। रूल्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए ओवर इंटरनेट। व्हेन द डोमेन इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब डोमेन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, देन द पैकेट्स ऑफ डेटा आर डायरेक्टेड टू द पर्टिकुलर IP एड्रेस कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर ने उसकी रिक्वेस्ट की होती है, उसका एड्रेस जो होता है, जो पैकेट्स होते हैं, वो उसकी तरफ डायरेक्ट कर दिए जाते हैं, अटैच टू द डोमेन एंड द डेटा अराइव वेयर इट इज़ नीडेड। और डेटा डोमेन से वहाँ, डोमेन के जरिए वहाँ पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर इसकी रिक्वायर्ड होती है। याद रखें कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाता है जिसको IP एड्रेस कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ कॉल्ड एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा। इस डेटे का रिक्वेस्ट करना, जो आपका PC डेटा मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद, इसको हम कहते हैं आपके कंप्यूटर का डेटा रिक्वेस्ट करना और उनका डेटा आपको भेजना। तो ये चीज़ क्या होती है? ये एड्रेसिंग और राउटिंग कहलाती है। और इसमें हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी जो टाइप्स वो बता रहा है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हैंस फाइनली वी कैन राइट HTTPS www.google.com। अब ज़रा देखें कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट के ऊपर हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है HTTPS सिक्योर। ये सिक्योर होता है। जो दूसरा है वो सिक्योर नहीं, उसके साथ S नहीं लिखा हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि आप google.com जब नेट के ऊपर देखते हैं या कोई भी वेबसाइट आप देखें तो आपको नज़र आएगा HTTPS उसके साथ लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर HTTPS लिखा हुआ नहीं है तो फ़ौरन आपको रेड कलर का वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि यूर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। ये बात आप ध्यान में रखें। वो आपको आगाह किया जा रहा होता है कि ये कनेक्शन, ये वेब पेज सिक्योर नहीं है। और अगर उसके वेबसाइट के स्टार्ट में HTTPS होगा तो वो कनेक्शन सिक्योर होगा और वो वेब पेज ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। तो फाइनली जो URL की शक्ल बन जाएगी, जो वेब पेज की शक्ल बन जाएगी, वो इस तरह से बन जाएगी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS www.google.com। और इस चीज़ को कहते हैं URL जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर, जैसा कि ये नाम बता रहा है, दैट URL रिकॉर्ड्स अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। ये वो पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो उस पर्टिकुलर लोकेशन इंफॉर्मेशन की निशानदेही करता है जिसको आप ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गूगल को ढूंढता हूँ तो google.com इसकी निशानदेही कर रहा है कि www.google.com इस URL के तहत मैं गूगल पे दी हुई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ। अब गूगल सर्च इंजन है, इसी तरह आप किसी और वेबसाइट को आप ले लें, उस वेबसाइट का जब आपको वेब एड्रेस, आपको URL मालूम होगा तो उस वेबसाइट के अंदर दी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को, तमाम तर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को, इंक्लूडिंग इंटरनेट, कंप्यूटर से स्टार्ट से लेकर नेटवर्किंग तक तमाम तर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।